दोस्तों, आपने ये गाना तो सुना ही होगा। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। बस कुछ उसी तरह ही अपना स्टॉक मार्केट भी है। पिछले कुछ समय में चल रहे इंटेंस सेलिंग से आपका मन थोड़ा हैरान परेशान तो रहा होगा, बट डोंट वरी, होली की रंग आपके लिए कुछ खुशखबरी भी लाई है। धीरे धीरे मार्केट का रंग भी ग्रीन होते जा रहा है और इसी के साथ साथ एसएमई आईपीओस की भी लाइन बढ़ने लगी है। चलिए हम आपको इस वीक की 6 अपकमिंग एसएमई आईपीओस के बारे में बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक और एसएमई आईपीओ रिव्यू का ये एपिसोड। बट उससे पहले जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं मार्केट के उन आईपीओस का दैट क्लोज्ड लास्ट वीक। पहली कंपनी डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड। मुंबई बेस्ड डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी की डिजाइनिंग और मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। ये कंपनी होलसेलर्स, शोरूम्स और रिटेलर्स को एक वाइड रेंज ऑफ ज्वेलरी प्रोवाइड करती है, जिसमें ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप और मॉडर्न एलिगेंस का परफेक्ट ब्लेंड होता है। इनका कलेक्शन काफी डाइवर्स है। नेकलेसेस, मंगलसूत्र, चेन्स, मालास, रिंग्स, पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स, कड़ास, कॉइन्स और वेडिंग ज्वेलरी तक सब कुछ ऑफर करते हैं। डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड का 31.84 करोड़ रुपीस का आईपीओ 100% फ्रेश इशू था। आईपीओ 17 मार्च 2025 से 19 मार्च 2025 तक ओपन था। अलॉटमेंट 20 मार्च 2025 को फाइनलाइज हुआ और लिस्टिंग 24 मार्च 2025 को एनएसई एसएमई पर होने की उम्मीद है। अभी कंपनी की लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन हम इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस पर नजर डाल सकते हैं। ये आईपीओ ओवरऑल 3.93 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। अगली कंपनी पारादीप परिवहन लिमिटेड। ये कंपनी पारादीप पोर्ट से ऑपरेट करती है और कार्गो हैंडलिंग, शिप सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन जैसे काम करती है। इनका काम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन तक लिमिटेड नहीं है, ये इंट्रा पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे साइडिंग ऑपरेशंस और हैजर्डस मटेरियल्स का सेफ शिफ्टिंग भी हैंडल करते हैं। पारादीप परिवहन लिमिटेड का ये आईपीओ 44.86 करोड़ रुपीस का 100% फ्रेश इशू था। आईपीओ 17 मार्च 2025 से 19 मार्च 2025 तक ओपन था। अलॉटमेंट 20 मार्च 2025 को फाइनलाइज हुआ था और इसकी लिस्टिंग 24 मार्च 2025 को बीएसई एसएमई पर होने की उम्मीद है। अभी तक ये कंपनी मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन हम इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस पर नजर डाल सकते हैं। ओवरऑल इस आईपीओ को 1.78 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो जिसने इन आईपीओ में बिड लगाई थी, क्या अलॉटमेंट मिला या फिर वेट लिस्ट में ही रह गए? कमेंट में जरूर बताएं। एनीवे, तो ये थे पिछले हफ्ते के आईपीओ जो क्लोज हो चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि इन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिला इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड लिस्टिंग गेन्स। ये तो था रिकैप। दोनों कंपनीज को लेकर एक ही सवाल उठता है, क्या इनमें इन्वेस्ट करना सही होगा या अवॉइड करना बेटर होगा? पारादीप परिवहन असल में एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है जो सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, वो भी स्पेसिफिक लोकेशंस पर, जैसे पारादीप पोर्ट। ये एक मैन पावर हैवी बिजनेस है जिसमें मार्जिन्स टाइट होते हैं और ग्रोथ लिमिटेड होती है। ऐसे बिजनेसेस में कोई यूनिक एज नहीं होता, कोई स्ट्रॉन्ग स्केलेबिलिटी दिखाई नहीं देती। बस नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे तो काम चलता रहता है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं है। दूसरी तरफ डिवाइन हीरा ज्वेलर्स एक B2B गोल्ड ट्रेडर है जो जावेरी बाजार में ऑपरेट करता है। ये गोल्ड बार्स खरीदता है, जॉब वर्कर से ज्वेलरी बनाते हैं और फिर रिटेल शॉप्स को बेचता है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कंपटीशन बेहद ज्यादा है, मार्जिन्स वेफर थिन होते हैं और नए प्लेयर्स के लिए एस्टैब्लिश होना मुश्किल है जब तक उनके पास स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बैकएंड और बड़ी रिटेल चेन्स के साथ टाई अप्स ना हो। ये बिजनेस स्केलेबल तभी होता है जब आप ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश प्लेयर हो, वरना नए एंट्रेंट्स के लिए सिर्फ सर्वाइवल ही एक चैलेंज बन जाता है। दोनों बिजनेसेस में कोई खास डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा और ना ही कोई ऐसे ग्रोथ स्टोरी जो इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल रखती है। पारादीप परिवहन का बिजनेस हाईली लेबर डिपेंडेंट है और डिवाइन हीरा ज्वेलर्स एक अल्ट्रा कंपेटिटिव स्पेस में ऑपरेट कर रहा है जिसमें नए लोगों के लिए जगह बनाना मुश्किल होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आने वाले हफ्ते में आ रहे 6 एसएमई आईपीओस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स लिमिटेड के बारे में। ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स लिमिटेड अपना 74.46 करोड़ बिजनेस का आईपीओ लेकर आ रहा है। इस इशू में 70.74 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू और 3.72 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है। ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स लिमिटेड आईपीओ मार्च 21, 2025 को ओपन हो रहा है और मार्च 24, 2025 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट 25 मार्च 2025 को फाइनल होने का उम्मीद है और टेंटेटिव लिस्टिंग भी 27 मार्च 2025 को रखी गई है। आईपीओ का प्राइस पैन 107 टू 113 रुपीस पर शेयर है। ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स अपने आईपीओ के नेट प्रोसीड से 34 करोड़ रुपीस एग्जिस्टिंग लोन्स के रीपेमेंट या प्री पेमेंट के लिए यूज करेगी ताकि फाइनेंशियल बर्डन कम हो सके। 17 करोड़ होटल प्रॉपर्टीज की एक्सपेंशन और फैसिलिटीज इंप्रूवमेंट पर खर्च
एनलार्ज किया जाएगा ताकि नए लोकेशंस पर प्रेजेंस बढ़ाई जा सके। चलिए तो अब बात करते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स लिमिटेड मिड स्केल होटल सेक्टर में ऑपरेट करती है, जो अपर मिड प्राइस्ड और इकोनॉमी सेगमेंट्स को टारगेट करती है। ये प्राइमरीली इंडियन मिडिल क्लास गेस्ट और बिजनेस ट्रैवलर्स को केटर करती है, जो कंफर्टेबल स्टे और वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं। एज ऑफ सितंबर 30, 2024, कंपनी और इसके जॉइंट वेंचर पार्टनर एंटिटीज को कुल मिलाकर 16 ऑपरेशनल होटल्स हैं, जिसमें टोटल 753 होटल कीज हैं। ये प्रॉपर्टीज कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे की लोकेशंस पर है। ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स लिमिटेड का बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है, जिसमें प्रॉपर्टीज डायरेक्ट लीज पर ऑपरेट होती है। 2 प्रॉपर्टीज जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप के अंडर लीज्ड है और बेंगलुरु में 2 खुद की प्रॉपर्टीज हैं। सेल्स और मार्केटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए कंपनी अपने होटल्स, सरोवर होटल्स और रॉयल ऑर्किड एसोसिएटेड होटल्स के साथ ट्रेडमार्क लाइसेंस या फ्रेंचाइज एग्रीमेंट पर ऑपरेट करती है। इन फ्रेंचाइज पार्टनर्स के थ्रू कंपनी को बेटर ब्रांड विजिबिलिटी और गेस्ट बुकिंग्स मिलती है। इन पार्टनर्स को होटल प्रॉपर्टीज की ग्रॉस रेवेन्यू का एक फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन मिलता है। कंपनी प्राइमरीली मिड प्राइस्ड हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कंपनीज को प्रीमियम एक्सपीरियंस पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पर देना। कंपनी का एक बड़ा एडवांटेज उनका स्ट्रॉन्ग होटल नेटवर्क है और ये बिजनेस और लेजर ट्रैवलर्स की जरूरतें पूरी करता है। ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स और एंटरटेनमेंट हब्स में अपनी प्रॉपर्टीज अक्वायर करता है, ताकि गेस्ट को इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस तक पहुंचने में कम टाइम लगे और कम्यूट का झंझट भी कम हो। ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स एक स्मार्ट कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, जिसमें सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट और क्लस्टर परचेज प्रोग्राम्स का यूज होता है, जो उनकी एसेट मैनेजमेंट टीम लीड करती है। ये बल्क बाइंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें सप्लायर्स से बेटर रेट्स नेगोशिएट किए जाते हैं, चाहे वो रेनोवेशन हो, नए डेवलपमेंट्स हो या फूड एंड बेवरेज सप्लाईज। इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट लो रहती है और प्रॉफिट्स बेटर होते हैं। मोरओवर, इंडस्ट्री के स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स का फायदा उठाते हुए कंपनी एक्टिवली अपनी प्रॉपर्टीज डेवलप और एक्सपैंड कर रही है, ताकि और ज्यादा कस्टमर्स को केटर कर सके। ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो कंपनी का ट्रैजेक्टरी काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले अगर FY 2025 के पहले 6 महीने देखे तो रेवेन्यू 31.86 करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है, जो पिछले पूरे साल के रेवेन्यूज को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। ये क्लियरली दिखाते हैं कि कंपनी की ऑक्यूपेंसी रेट्स इंप्रूव हो रही है और नए होटल प्रॉपर्टीज भी अभी ऑपरेट और कमर्शलाइज होना चालू हो गए हैं। FY 24 में 531 कीज से बढ़कर अब टोटल 753 कीज हो गए हैं। ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स का EBITDA 11.24 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, विद EBITDA मार्जिन्स एट 35.32%। लेकिन EBITDA पर की लास्ट 6 महीने में डिक्रीज हुआ, जो नए होटल्स की इनिशियल एक्सपेंसेस जैसे स्टाफिंग, मार्केटिंग और ऑपरेशनल सेटअप कॉस्ट की वजह से है। ये कॉस्ट ओवरऑल EBITDA मार्जिन्स को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि पुराने होटल्स स्ट्रॉन्ग ऑक्यूपेंसी और ऑपरेटिंग मार्जिन से हाई EBITDA मार्जिन्स जनरेट कर रहे हैं। लेकिन EBITDA पर की पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि नए रूम से कम रेवेन्यू आ रहा होता है जब तक ऑक्यूपेंसी स्टेबल ना हो जाए। नेट प्रॉफिट भी 6.22 करोड़ रुपीस तक आया है, जो दिखाता है कि कंपनी की बॉटम लाइन भी अभी स्ट्रेंथन हो रही है। FY 24 में कंपनी का रेवेन्यू 31.23 करोड़ रुपीस था, जो FY 23 के 16.8 करोड़ रुपीस से 85.89% ज्यादा है। ये ग्रोथ नए होटल्स और बेटर ऑक्यूपेंसी से आई है। EBITDA 9.86 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो 57.76% का जंप है। लेकिन EBITDA मार्जिन 37.22% से गिरकर 31.58% हो गए हैं, जिसका एक कारण है नए प्रॉपर्टीज के अपफ्रंट फिक्स कॉस्ट। नेट प्रॉफिट भी FY 23 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है। लेकिन एक कंसर्न नेट डेट का बढ़ना है, जो 32.94 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। इस वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट और रीपेमेंट्स पर नजर रखनी होगी। कंपनी का प्लान है कि IPO के प्रोसीड से जितना हो सके उतना अपना कर्ज चुका दे। FY 23 में रेवेन्यू 16.8 करोड़ रुपीस था, जो FY 22 के 6.02 करोड़ रुपीस से 179% ज्यादा था। EBITDA 6.25 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया और नेट प्रॉफिट 1.03 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया, जो एक टर्न अराउंड मूवमेंट था। FY 22 में रेवेन्यू 6.02 करोड़ रुपीस था, EBITDA 2.38 करोड़ रुपीस और मार्जिन 39.56% पर हाईएस्ट थे। लेकिन तब कंपनी 0.7 करोड़ रुपीस के लॉस में थी। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, एक्सपेंशन और ऑक्यूपेंसी रेट्स इंप्रूव हो रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेलरेट हो रही है। लेकिन EBITDA मार्जिन्स पर प्रेशर है, जो राइजिंग कॉस्ट या हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंडिकेट करता है और डेट लेवल्स भी ध्यान देने लायक है। होटल बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज तब किक इन करता है जब फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए। अब सवाल ये है कि कंपनी कब इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेगी और क्या एवरेज डेली रेट और रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम इंप्रूव होते हैं, ताकि ये मार्जिन्स और कैश फ्लोज को सस्टेन कर सके। ये तो ही कंपनी की ओवरव्यू। अब बात करते हैं कंपनी के उन रिस्क के बारे में जिनके बारे में आपको इतनी नॉलेज नहीं है, और ये रिस्क कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो पहली रिस्क, ग्रैंड कॉन्टिनेंट
होटल्स की ज्यादातर प्रॉपर्टीज लॉन्ग लीज या लाइसेंस अग्रीमेंट्स पर है। अगर कंपनी लीज या लाइसेंस अग्रीमेंट्स के टर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाती, या अग्रीमेंट्स को रिन्यू करने में दिक्कत होती है, या नए अग्रीमेंट्स फेवरेबल टर्म्स पर नहीं मिलते, तो इसका सीधा इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस और कैश फ्लो पर पड़ सकता है। ये रिस्क होटल ऑपरेशंस की स्टेबिलिटी और ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक चैलेंज हो सकती है। और तो और ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स का 78% रेवेन्यू बेंगलुरु और आंध्र प्रदेश की होटल प्रॉपर्टीज से आती है। अगर इस रीजन में कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होती है, जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन, नेचुरल डिजास्टर या टूरिज्म डिक्लाइन, तो इसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी के ऑपरेशंस, बिजनेस और कैश फ्लो और फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ सकता है। ये रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन कंपनी के लिए एक मेजर रिस्क फैक्टर हो सकता है। प्लस ऑन अ डिफरेंट नोट, एक चीज ये भी खटक रही है कि कंपनी ने जब आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, तो उसके कुछ महीने पहले ही प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा इक्विटी इशू करी थी, और वो भी आईपीओ प्राइस के ऑलमोस्ट 55 to 60% डिस्काउंट पर था। ऐसा क्या हो गया कि कंपनी के वैल्यूएशंस इतने बढ़ गए कुछ ही समय में? साथ ही कंपनी के जॉइंट वेंचर्स, ग्रुप कंपनीज और प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह एक ही बिजनेस लाइन में काम कर रहे हैं। ऐसे में इनके बीच बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का एलोकेशन फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक की मॉनिटरेबल है। चलिए अब नजर डालते हैं इस वीक की दूसरी कंपनी, जो है एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड अपना 77.83 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेकर आ रही है, जो कि 100% फ्रेश इशू है। एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 21 मार्च 2025 से ओपन हुआ था और 25 मार्च 2025 को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 26 मार्च 2025 को फाइनल होने की उम्मीद है और एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 28 मार्च 2025। एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के आईपीओ का प्राइस पैन 178 से 181 रुपीस पर शेयर पे सेट किया गया है। एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स के आईपीओ से रेज होने वाला पैसा का मेजर हिस्सा 39 करोड़ रुपीस कंपनी के वर्किंग कैपिटल के लिए एलोकेट किया गया है, और ये इसलिए ताकि ऑपरेशन स्मूथ और लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग रहे। फिर उसके बाद 16.7 करोड़ रुपीस एग्जिस्टिंग लोन्स की रीपेमेंट और बैंक गारंटीज के मार्जिन मनी के लिए यूज होंगे, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। 7 करोड़ रुपीस नए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए इन्वेस्ट किए जाएंगे, जो प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन को एफिशिएंट बनाएंगे। बाकी फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए रखा गया है, जो ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स को सपोर्ट करेगा। एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड दो मेजर सेगमेंट्स में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कंपनी रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, वाटर सप्लाई सिस्टम्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाती है, जबकि कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, एग्जीबिशन हॉल्स, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रिटेल आउटलेट्स तैयार करती है। अब कंपनी के स्ट्रेंथ्स पर नजर डालते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। कंपनी का डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक सितंबर 2025 तक काफी स्ट्रॉन्ग है। इसमें हाईवेज, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्रोजेक्ट्स जैसे सेक्टर शामिल है। 56% ऑर्डर बुक हाईवेज और रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से आता है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी की स्ट्रेंथ को दिखाता है। 28% ऑर्डर्स वाटर सप्लाई और सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। बाकी 16% ऑर्डर्स अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हैं, जो कंपनी की वर्सेटैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। कंपनी के तमाम प्रोजेक्ट्स, चाहे वो कंप्लीट हो चुके हैं या ऑनगोइंग या अपकमिंग हो, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में स्प्रेड आउट है। ये वाइड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस को दिखाता है और साथ ही नियर टर्म में कंपनी के स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन का इंडिकेशन भी देता है। मोर ओवर, एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने मैकगिल न्यूमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर मैकगिल एक्टिव जेवी बनाया है, जिसके थ्रू त्रिपुरा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिक्योर किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत चतुर्दाश देवता टेम्पल और कस्बा कालीबारी टेम्पल में विजिटर अमेनिटीज का अपग्रेडेशन, बिल्ट और नेचुरल फीचर्स का एनहांसमेंट और चतुर्दश देवता टेम्पल की यात्री निवास का रिकंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड है। फिलहाल अग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, लेकिन फाइनेंशियल बिड ओपन हो चुकी है और मैकगिल एक्टिव जेवी L1 बिडर बना है। ये बताते कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रेडी करता है। आइए बात करते हैं कंपनी के पिछले 2-3 साल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी ने 6 महीने में ही 33.67 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, जो इंडिकेट करता है कि अगर हम रेवेन्यू को एनुअलाइज करते हैं तो ये FY24 के कंपैरिजन में डी ग्रोथ हो सकता है। हालांकि इस सेक्टर में H2 काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो देखते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा है। EBITDA की बात करें तो 8.16 करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है और कंपनी ने H1 FY25 में 5.5 करोड़ रुपीस का पैट दिखाया है। अगर हम पिछले पूरे साल का देखें तो 97.18 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया है, जो 2023 के 89.39 करोड़ रुपीस से 8.7% का ग्रोथ है। EBITDA 17.33 करोड़
रुपीज तक पहुंच गया, जो प्रीवियस ईयर से बेटर है, लेकिन पैट मार्जिन 10.75% पे आया, जो थोड़ा कंप्रेस हुआ है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। FY23 भी कंपनी के लिए काफी सॉलिड रहा, जिसमें कंपनी ने 89.39 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। EBITDA भी 13.06 करोड़ रुपीज और पैट 9.86 करोड़ रुपीज तक पहुंच गया। देखा जाए तो ये साल एक्टिव इंफ्राटेक के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम 2022 देखें तो उस टाइम कंपनी अपने एक्सपेंशन फेज में थी। रेवेन्यू 1.1 करोड़ रुपीज था और EBITDA सिर्फ 10.73 लाख करोड़ रुपीज रिपोर्ट किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा जंप आया वो 2023 और 2024 में था, जिसमें कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले गया। लेकिन एक की कंसर्न कंपनी का डेट और फाइनेंशियल लेवरेज है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में काम करती है, जिसमें हाई वर्किंग कैपिटल और बोरोइंग्स की जरूरत होती है। IPO प्रोसीड्स का एक बड़ा पोर्शन डेट रीपेमेंट के लिए एलोकेट किया गया है, जो फाइनेंशियल रिस्क कम करने में मदद करेगा। कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वो ऑर्डर बुक सस्टेन करे, कैश फ्लो एफिशिएंटली मैनेज करे और हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स पर फोकस करे। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस और कॉस्ट ओवररन्स काफी इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो कंपनी को इन एरियाज पर अभी काम करना होगा। ओवरऑल एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड स्टेडी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रही है, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल और डेट मैनेजमेंट पर फोकस देना जरूरी है। कंपनी का ऑर्डर बुक और इंडस्ट्री पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग है, जो फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। ये तो हुई कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। चलिए अब नजर डालते हैं कंपनी के रिस्क के ऊपर। कंपनी की कंसोलिडेटेड बोरोइंग को देखकर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। 50% से भी ज्यादा उनकी बोरोइंग्स अनसिक्योर्ड है, जो कि इन्वेस्टर्स को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अनसिक्योर्ड लोन्स का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इनके पीछे कोई कोलैटरल नहीं होता। मतलब अगर कंपनी रीपेमेंट नहीं कर पाई तो लेंडर्स के पास कुछ भी रिकवर करने का बैकअप नहीं होता। इस वजह से अनसिक्योर्ड लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स भी ज्यादा होते हैं, जो फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ा देते हैं। अगर कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो इन लोन्स का रीपेमेंट प्रेशर लिक्विडिटी इश्यूज को क्रिएट कर सकता है, जो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए डेंजरस हो सकता है। ऊपर से अगर किसी कंपनी के बोरोइंग्स का मेजर हिस्सा अनसिक्योर्ड डेट है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक नेगेटिव सिग्नल हो सकता है। ये दिखाते हैं कि या तो कंपनी को सिक्योर्ड लोन्स लेने में दिक्कत हो रही है या फिर रिस्क टेकिंग टेंडेंसी ज्यादा है। दोनों ही केसेस में फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर कंसर्न्स बढ़ सकते हैं। प्लस थोड़ा मैथ्स भी नहीं बैठ रहा है। अगर आप देखें तो कंपनी की FY24 की बैलेंस शीट पे मोटा मोटी 60 करोड़ रुपीस का बोरोइंग है, लेकिन उस पे कंपनी सिर्फ 13 लाख रुपए का फाइनेंस कॉस्ट पेयर करी है। इंटरेस्टिंग। वैसे अक्सर कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट कॉस्ट को एसेट्स के कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट एज एन एक्सपेंस। इसलिए P&L में फाइनेंस कॉस्ट कम दिख सकती है। इसीलिए जब तक इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा है तब तक फाइनेंस कॉस्ट P&L में नहीं दिखेगा। इसलिए आज के प्रॉफिट्स इन्फ्लेटेड लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही एसेट रेडी हो जाते हैं और कैपिटलाइज किया गया इंटरेस्ट डेप्रिशिएट होना शुरू होता है, फाइनेंस कॉस्ट इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन के फॉर्म में इम्पैक्ट करेगा। तीसरी कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड अपना 43.87 करोड़ रुपीस का IPO लेकर आ रही है। इस इशू में सिर्फ एक पार्ट है 43.87 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू। रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 21 मार्च 2025 ओपन हुआ था और 25 मार्च 2025 को क्लोज होगा। IPO का अलॉटमेंट 26 मार्च 2025 को फाइनलाइज होने की उम्मीद है और NSE SME प्लेटफॉर्म पर टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 28 मार्च 2025 को रखी गई है। मोर इम्पोर्टेंटली, रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के IPO का प्राइस पैन 183 से 192 रुपीस पर शेयर पे सेट किया गया है। रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड अपने नेट प्रोसीड्स में से 13 करोड़ रुपीस परचेज ऑफ व्हीकल्स या गुड्स कैरेजेस के लिए यूज करेगी और 19.12 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज करेगी। बाकी अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगी। रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जो अपने B2B और B2C क्लाइंट्स के लिए लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का कोर बिजनेस रोड ट्रांसपोर्टेशन है। प्रोसेस ऑर्डर बुकिंग से शुरू होती है, जिसमें रूट प्लानिंग, व्हीकल सिलेक्शन और कार्गो स्पेसिफिक मैचिंग इंश्योर किया जाता है ताकि गुड्स की सेफ डिलीवरी हो सके। GPS, फास्टैग और सिम ट्रैकिंग सिस्टम्स का यूज करके रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। कंपनी के पास अपना फ्लीट है जिसमें अभी 226 व्हीकल शामिल हैं और ये लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए यूज होते हैं। ये सर्विसेज मल्टीपल इंडस्ट्रीज को केटर करती हैं, जैसे टायर, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, FMCG, रिन्यूएबल, ड्यूरेबल्स, F&B और केमिकल्स। कंपनी की सर्विसेज रिलायबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी पे फोकस करती है ताकि क्लाइंट की ट्रांसपोर्टेशन नीड्स को इफेक्टिवली मीट किया जा सके। कंपनी ने अपना बिजनेस प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करने के लिए डिजिटिफाई नाम की एडवांस ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम या TMS इंप्लीमेंट किया है, जो टैली
और बैंक पेमेंट एपीआईज के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होता है। इस सिस्टम का फोकस ऑर्डर मैचिंग, वेंडर मैनेजमेंट और वेंडर रिस्क मैनेजमेंट को एफिशिएंटली हैंडल करना है। डिजिटिफाई का डिजाइन फ्लीट, अकाउंटिंग और एनालिटिक्स मैनेजमेंट को कवर करता है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा ड्रिवन इंसाइट्स मिलते हैं। इस प्लेटफॉर्म से कंपनी का टीम, सप्लायर्स, ट्रक ओनर्स और ड्राइवर्स सबको एक कोहेसिव प्लेटफॉर्म पे यूनिफाई किया गया है और ये ऑपरेशंस को स्मूथ और ट्रांसपेरेंट बनाता है। कंपनी के सर्विसेज में फुल और पार्शियल लोड, एग्जिम सर्विसेज और रिन्यूएबल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज शामिल हैं। कंपनी ने इंडिया की लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप करके अपना फुटप्रिंट एस्टैब्लिश किया है। अपनी फ्लीट की स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेसेस के जरिए रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई हुई है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की टोटल इनकम 6M FY25 में 87.39 करोड़ रुपीस था, जबकि FY24 में 116.32 करोड़ रुपीस और FY23 में 106.03 करोड़ रुपीस रिपोर्ट हुआ था। FY22 में टोटल इनकम 114.02 करोड़ रुपीस रहा। अब इसमें एक देखने जैसी बात यह है कि कंपनी की अदर इनकम 6M FY25 में 2.37 करोड़ रुपीस थी, जबकि FY24 में 0.74 करोड़ रुपीस और FY23 में 0.51 करोड़ रुपीस था। इसका मतलब 6M FY25 के टोटल रेवेन्यू की ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये अदर इनकम का भी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स या पीबीटी 6M FY25 में 9.26 करोड़ रुपीस रहा, जबकि FY24 में 10.99 करोड़ रुपीस और FY23 में 6.33 करोड़ रुपीस था। FY22 में पीबीटी 4.59 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया गया। अब अगर कंपनी और इस बिजनेस से जुड़े की रिस्क की बात करें तो रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड का मेजॉरिटी रेवेन्यू तमिलनाडु से आता है। अगर इस रीजन में किसी भी तरह का एडवर्स डेवलपमेंट होता है, जैसे कंपटीशन बढ़ना, ये इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक चेंजेस आना, तो ये कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल कंडीशन और ऑपरेशनल रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके अलावा कंपनी का बिजनेस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से जुड़ा है, जिसमें इनहेरेंट रिस्क जैसे कार्गो लॉस, थेफ्ट, डैमेज और एक्सीडेंटल लायबिलिटीज का हमेशा एक्सपोजर रहता है। इन सब सिचुएशंस में अगर कार्गो लॉस या डैमेज होता है तो कस्टमर्स को कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। पिछले कुछ इंस्टेंसेस में कंपनी ने कुछ मटेरियल शॉर्टेजेस के कारण कस्टमर पेमेंट्स पे डिडक्शंस देखे हैं। अगर फ्यूचर में ऐसे और केसेस होते हैं तो कंपनी के ऑपरेशंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है, भले ही कंपनी रिकवरी के लिए एफर्ट्स कर रही हो। 6M FY25 में कंपनी का 96.59% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर्स से आया। अगर फ्यूचर में इन कस्टमर्स में से किसी एक या अधिक कस्टमर को खो देते हैं या इनका बिजनेस रिड्यूस होता है तो इसका सीधा असर कंपनी के ऑपरेशंस, फाइनेंशियल कंडीशन और कैश फ्लोज पे हो सकता है। अब फाइनली आपको इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि SLB लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी का ग्रुप एंटिटी है, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में एंगेज है। अभी तक कंपनी के पास SLB लॉजिस्टिक्स के साथ कोई नॉन कम्पीट अग्रीमेंट नहीं है। इस वजह से फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, जो कंपनी के बिजनेस और ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। फोर्थ कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डेस्को इंफ्राटेक। डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड अपनी 30.75 करोड़ रुपीस का IPO लॉन्च करने जा रही है, जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा। अगर आप SME IPOs में इंटरेस्टेड है तो ये एक नया अपॉर्चुनिटी हो सकता है। IPO सब्सक्रिप्शन विंडो 24 मार्च 2025 से शुरू होगा और 26 मार्च 2025 को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 27 मार्च 2025 को फाइनलाइज होने की संभावना है। लिस्टिंग का टेंटेटिवली प्लान 1 अप्रैल 2025 का है और ये BSE SME प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेगा। बात करें प्राइस बैंड की तो ये 147 to 150 रुपीस पर शेयर सेट किया गया है। 2011 में इंकॉर्पोरेट हुई डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो इंजीनियरिंग, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन में काम करती है। ये मेनली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर और पावर सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है। साथ ही कंपनी ऑपरेशंस और मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और सिंपल शब्दों में बोले तो ये कंपनी पाइपलाइंस बिछाने, रोड्स और ब्रिजेस बनाने और पावर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करती है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इसका एक कोर एरिया है, जिसमें ये घरों, इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स तक पाइप नेचुरल गैस पहुंचाने का काम करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, डेस्को इंफ्राटेक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स भी डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करती है, जैसे कि सम्प वेल्स, ओपन वेल्स और ओवरहेड टैंक्स। रिन्यूएबल एनर्जी और पावर ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स भी इसका एक बड़ा फोकस एरिया है। ओवरऑल ये एक रैपिडली ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो इंडिया के एसेंशियल सेक्टर्स में अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रही है। अब अगर हम कंपनी का रेवेन्यू बाइफर्केशन देखें तो हिस्टोरिकली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस O&M सर्विसेज से इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है। हाँ,
H1 FY25 के लिए आपको ये स्क्यूड नजर आ रहा होगा, बट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में मेजॉरिटी ऑफ द बिलिंग H2 FY25 में ही होता है। अब तक ये कंपनी 14 स्टेट्स की 55 प्लस सिटीज में अपना ऑपरेशंस एक्सपैंड कर चुकी है और 4000 किलोमीटर से ज्यादा MDPE पाइपलाइंस बिछा चुकी है। लेकिन मेजरली कंपनी की मैक्सिमम प्रेजेंस गुजरात और हरियाणा में है। बात करें कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स की, तो डेस्को इंफ्राटेक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काफी एक्सपीरियंस बिल्ड कर चुकी है, जिसमें पाइपलाइन लेइंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमिश्निंग जैसे काम शामिल है। कंपनी हर स्टेज पर प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली मैनेज करती है, सेफ्टी और रेगुलेटरी कंप्लायंस का पूरा ध्यान रखती है। क्योंकि ये क्रिटिकल सेक्टर है, डेस्को इंफ्राटेक स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का पूरा अडियरेंस इंश्योर करता है ताकि रिस्क मिनिमाइज हो सके और ऑपरेशन स्मूथली चले। सिर्फ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन तक ही लिमिटेड नहीं, डेस्को इंफ्राटेक ऑपरेशंस और मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ताकि गैस डिस्ट्रीब्यूशन अनइंटरप्टेड रहे। कंपनी ने डायरेक्ट सप्लायर रिलेशनशिप्स डेवलप किए हैं जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम करने, क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करने और ओवरऑल सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाने में मदद करती है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम सप्लायर रिलेशनशिप्स को इफेक्टिवली मैनेज करती है, जिस वजह से रॉ मटेरियल सप्लाई स्मूथ रहता है और मार्केट चेंजेस का जल्दी रिस्पॉन्स दिया जा सकता है। सेफ्टी, कंप्लायंस और ऑपरेशनल एक्सीलेंस के कमिटमेंट के साथ डेस्को इंफ्राटेक अपनी पोजीशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और मजबूत बना रहा है। मोरओवर, डेस्को इंफ्राटेक को ऑपरेशंस और मेंटेनेंस सर्विसेज में स्कोप बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया में नए पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और पुरानी पाइपलाइंस की मेंटेनेंस और मॉडर्नाइजेशन की जरूरत भी बढ़ रही है, और इसीलिए आने वाले समय में वो अपने ऑपरेशंस और मेंटेनेंस बिजनेस को और भी ज्यादा एनहांस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर कंपनी के लेटेस्ट नंबर्स देखें तो FY25 के पहले 6 महीने का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग रहा। सितंबर 2024 तक रेवेन्यू 22.63 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो पिछले साल के टोटल रेवेन्यू के करीब 77% तक है। EBITDA भी 4.85 करोड़ रुपीस पर है और मार्जिन 21.46% पर स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है। लेकिन जो और भी अच्छा सिग्नल है वो है पैट मार्जिन 14.94% और इसकी इंक्रीज होने की ट्रेजेक्टरी भी देखने लायक है, फ्रॉम 4.16% टू ऑलमोस्ट 15%, वो भी सिर्फ 2.5 years में। देखते हैं कि ये सस्टेन होता है कि नहीं। अगर पूरा FY24 देखे तो कंपनी ने 29.39 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया, जो FY23 के 29.22 करोड़ रुपीस के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। हाँ, ग्रोथ स्लो हुई है, लेकिन EBITDA मार्जिन 18.91% पर मेंटेन रहा। पैट भी 3.45 करोड़ रुपीस आया, जो 1.22 करोड़ रुपीस के मुकाबले काफी इंप्रूव हुआ। डेट टू इक्विटी रेशियो अब सिर्फ 0.3 है, जो हेल्दी बैलेंस शीट की ओर पॉइंट करता है। करंट रेशियो, जो कि बताते हैं कि किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कवर करने के लिए कितनी शॉर्ट टर्म एसेट्स है, वो भी 3.26 तक इम्प्रूव हो चुका है, फ्रॉम 2.08 इन FY24। मतलब कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन काफी बेटर हो गई है। तो ओवरऑल कहानी ये है कि कंपनी ऑपरेशनली स्ट्रांग हो रही है, मार्जिन स्टेबल और डेट कंट्रोल में है। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये देखना होगा कि कंपनी की पिछली 2.5 साल की स्ट्रांग परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू होती है कि नहीं। डेस्को इंफ्राटेक के बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे कुछ बड़े रिस्क का असर हो सकता है। पहला बड़ा रिस्क लीगल मैटर्स का है। कंपनी के अगेंस्ट मल्टीपल लीगल केसेस पेंडिंग है, टैक्स डिस्प्यूट्स, रेगुलेटरी इश्यूज और यहाँ तक कि क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी। अगर किसी केस का जजमेंट एडवर्स आता है तो कंपनी की ऑपरेशंस और रेपुटेशन दोनों इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा मेजर रिस्क है कस्टमर डिपेंडेंसी। डेस्को का रेवेन्यू काफी लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स पर टिका है। टॉप 5 कस्टमर से 70% प्लस रेवेन्यू आ रहा है। मतलब अगर कोई बड़ा क्लाइंट चला गया या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ सकता है। तीसरा और सबसे क्रिटिकल इशू है कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। पिछले कुछ सालों से नेगेटिव कैश फ्लोज देखने को मिले हैं और अभी भी ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज्यादा पैसे निकल रहे हैं रादर देन इनफ्लोज। इसका एक बड़ा रीजन है वर्किंग कैपिटल का प्रेशर। ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री बढ़ रही है, जो लिक्विडिटी को स्क्वीज कर सकती है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो कंपनी की ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों पर प्रेशर आ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं श्री अहिंसा नेचुरल्स लिमिटेड के IPO के बारे में। ये कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है, जो 25 मार्च 2025 को ओपन होकर 27 मार्च 2025 को क्लोज होगा। कंपनी की लिस्टिंग NSE SME पर 2 अप्रैल 2025 को टेंटेटिवली हो सकती है। इस IPO का फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है, जिसमें से 42,03,600 शेयर फ्रेश इशू है, जो कंपनी की एक्सपेंशन और ग्रोथ प्लान्स को फंड करेंगे, और 19,99,200 शेयर्स ऑफर फॉर सेल है, जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं। IPO का प्राइस पैन 113 से 119 रुपीज पर शेयर के बीच सेट किया गया है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द IPO की बात करते हैं। यहाँ प्राइमरी फोकस श्री अहिंसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड या SAHPL में
35 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने पर होगा और इससे जयपुर राजस्थान में एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश होगी। इसके अलावा कुछ फंड्स को जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी एलोकेट किया जाएगा जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को सपोर्ट करेंगे। अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल और जर्नी की बात करें तो श्री अहिंसा नेचुरल्स लिमिटेड की शुरुआत 1990 में अहिंसा माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुई थी। 1992 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और इसका नाम श्री अहिंसा माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड रखा गया। कंपनी का इनिशियल फोकस कैफीन एनहाइड्रस नेचुरल के एक्सट्रैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग पे था, लेकिन 2018 में जब कंपनी ने क्रूड कैफीन के रिसर्च और डेवलपमेंट में काम किया तो उन्होंने ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट्स या GCA को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया। 2021 में हर्बल एक्सट्रैक्ट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और 2022 से कंपनी ने टी वेस्ट और कॉफी वेस्ट से क्रूड कैफीन बनाना भी शुरू किया और ये आज कंपनी के कैप्टिव कंजम्पशन और ओपन मार्केट सेल्स दोनों को सपोर्ट करता है। श्री अहिंसा नेचुरल्स का बिजनेस प्राइमरीली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जिसमें USA, जर्मनी, साउथ कोरिया, UK, थाईलैंड जैसे 14+ कंट्रीज को अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं। FY24 के फर्स्ट हाफ में कंपनी का 86.72% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया, जबकि FY23 में ये नंबर 95.92% तक था। कंपनी की एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का कंट्रीब्यूशन भी सिग्निफिकेंट है, जिसमें 57% रेवेन्यू ऐसे कस्टमर से आता है जो कंपनी के साथ 3 साल या उससे ज्यादा टाइम से जुड़े हैं। अब फाइनेंशियल्स की ओर देखते हैं तो श्री अहिंसा नेचुरल्स लिमिटेड ने 6M FY25 तक 40.71 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो 6M FY25 में प्रॉफिट 9.74 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू 78.08 करोड़ रुपीस था, जो कि FY23 में 104.13 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू से कम है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए पैट 18.66 करोड़ रुपीस पर रहा, जो कि सस्टेनेबल मार्जिन इंडिकेट करता है। FY23 में कंपनी ने 104.13 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था और पैट 38.2 करोड़ रुपीस पर रिकॉर्ड किया गया। अब अगर की रिस्क पे ध्यान दें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो इन्वेस्टर्स को कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहला रिस्क है कस्टमर कंसंट्रेशन। कंपनी का मेजर रेवेन्यू लिमिटेड क्लाइंट से आता है। अगर कोई मेजर क्लाइंट चर्न होता है तो कंपनी के रेवेन्यू पे असर पड़ सकता है। एक और इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है कंपनी का पास्ट डेट डिफॉल्ट हिस्ट्री। 1996 में कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से 47 लाख रुपीस का लोन लिया था, जिसमें 2010 में OTS SME स्कीम के थ्रू सेटलमेंट हुआ था। लेकिन इस सेटलमेंट को लेकर अब भी डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल या DRAT न्यू दिल्ली में एक अपील पेंडिंग है, जिसका कोई भी एडवर्स आउटकम कंपनी के फाइनेंशियल्स पर इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर मिस्टर नेमी चंद जैन के अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस 2007 में फाइल किया गया था, जो लेटर डिसमिस हो गया, लेकिन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से ये अभी पोटेंशियल रिस्क बना हुआ है। इसके अलावा कंपनी क्रूड कैफीन जैसे की रॉ मटेरियल्स के लिए थर्ड पार्टी सप्लायर्स पे डिपेंडेंट है, जो वियतनाम, मेक्सिको जैसे कंट्री से इंपोर्ट होते हैं। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है या रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है तो कंपनी के मार्जिन पे प्रभाव पड़ सकता है। चलिए बात है इस हफ्ते के लास्ट SME IPO की तरफ, ATC एनर्जीज लिमिटेड। ये कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है जो 25 मार्च 2025 को ओपन होकर 27 मार्च 2025 को क्लोज होगा। कंपनी की लिस्टिंग NSE SME पर 2 अप्रैल 2025 को टेंटेटिवली हो सकती है। कंपनी का IPO बुक बिल्ड इशू होगा, जिसमें 54.04 लाख शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। इस इशू के 2 पार्ट्स होंगे, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू के थ्रू 43.24 लाख नए शेयर्स मार्केट में लाए जा रहे हैं, जबकि 10.8 लाख शेयर्स कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना स्टेक सेल करके ऑफर कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन इन्वेस्टर्स को नए शेयर्स खरीदने का मौका भी देता है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपनी स्टेक मोनेटाइज करने का भी। कंपनी ने अभी IPO का प्राइस प्लान इशू नहीं किया है। चलिए देखते हैं ओवरव्यू की तरफ। ये कंपनी लिथियम आयन बैटरीज का प्रोडक्शन और सप्लाई करती है, जिसमें ये लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी ये बैटरीज बैंकिंग, ऑटोमोबाइल्स और दूसरी इंडस्ट्रीज के एंड यूजर्स के लिए बनाती है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बसाई, थाने और नोएडा में लोकेटेड है, जहाँ लेटेस्ट मशीन और टेक्नोलॉजी का यूज होता है। शुरुआत में कंपनी 100 वॉट आवर्स की मिनी साइज बैटरीज बनाती है, जो मेनली बैंकिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ सेल POS और ATM मशीन के लिए थी। धीरे धीरे कंपनी ने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड किया और हर साइज की बैटरीज मैन्युफैक्चर करनी शुरू की। ये बैटरीज अलग अलग इंडस्ट्रीज और एंड यूज एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। साथ ही कंपनी का R&D टीम नए और इनोवेटिव बैटरी सॉल्यूशंस डेवलप करने पर फोकस करता है। रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की डिमांड ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही है, जो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। ये तो कंपनी ओवरव्यू। चलिए अब नजर डालते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स पर। कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इसका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और ये अलग अलग इंडस्ट्रीज और एंड यूज एप्लीकेशंस के लिए टेलर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था तब सिर्फ मिनी साइज बैटरीज बनाई जा रही थी, जो मेनली बैंकिंग सेक्टर के लिए थी, लेकिन आज ये कंपनी हर साइज की बैटरी सेल्स मैन्युफैक्चर करती है, जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज और बिजनेस की जरूरत वो पूरा करती है। कंपनी कस्टमाइज सोल्यूशंस भी देती है, जिसमें कस्टमर्स की स्पेसिफिक नीड्स
नीड्स और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बैटरीज डिजाइन और डेवलप की जाती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी को मार्केट फ्लक्चुएशन से बचने में मदद करती है और एक रिलायबल सप्लाई के रूप में एस्टैब्लिश करती है। साथ ही अडेप्टेबिलिटी इंश्योर करती है कि कंपनी नई टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और कस्टमर डिमांड्स के साथ इवॉल्व कर सके। चलिए अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले 2-3 सालों में कैसी रही। FY 2025 के पहले 6 महीने में कंपनी ने 22.49 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया और 8.17 करोड़ रुपीस का EBITDA विद एन ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 36.36%। सी पीरियड में ADC एनर्जीज का पैट 5.77 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया विद अ मार्जिन ऑफ 25.66%। पिछले पूरे साल को देखें तो FY 24 में कंपनी ने 51.2 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो कि FY 23 के कंपैरिजन में 54% का जंप है। EBITDA 15.16 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, लेकिन मार्जिन गिरकर 29.61% रहा। पैट 10.89 करोड़ रुपीस पे आया और पैट मार्जिन 21.27% रहा। ये नंबर्स दिखाते हैं कि कंपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है, लेकिन मार्जिन मैनेज करना जरूरी है। FY 22 में कंपनी का रेवेन्यू 36.48 करोड़ रुपीस था, लेकिन EBITDA 15.29 करोड़ रुपीस था और EBITDA मार्जिन 41.92% था, जो हाईएस्ट लेवल्स पे था। पैट 11.86 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया गया और पैट मार्जिन 32.51% तक गया था। इसका मतलब है कि तब मार्जिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन रीसेंट एक्सपेंशन की वजह से आज मार्जिन पर प्रेशर बढ़ रहा है। नए प्लेयर्स के मार्केट में आने की वजह से कंपटीशन बढ़ गया और इसका असर मार्जिन पर भी पड़ा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी हर साल ग्रो कर रही है, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इंप्रूव हो रही है, लेकिन मार्जिन थोड़ी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, जो कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर और मार्केट कंडीशंस का इम्पैक्ट दिखाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल अभी स्टेबल है, लेकिन पहले जितना अग्रेसिव नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब देखते हैं कंपनी के कुछ रिस्क जो एज एन इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए। कंपनी के ऊपर 27.72 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल डेट है 3 मार्च 2025 तक, जिसमें प्रमोटर लोन भी शामिल है। आने वाले टाइम में और भी लोन्स लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि कंपनी फेवरेबल टर्म्स पर फंडिंग अरेंज कर सकेगी। अगर बोरोविंग्स बढ़ती है तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है और कंपेटिटिव रेट्स पर लोन लेना मुश्किल हो सकता है। ETC एनर्जीज का ज्यादातर रेवेन्यू सिर्फ 2 कस्टमर्स से आता है, जो खुद प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज है। 6M FY 25, FY 24, FY 23 और FY 22 में इन दोनों कस्टमर्स से 57.4%, 57.2%, 67.4% एंड 91.6% रेवेन्यू आया है। ये रिलेटेड पार्टी डिपेंडेंसी एक बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि अगर इन कस्टमर्स ने ऑर्डर्स कम कर दिए या बंद कर दिए तो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा बड़ा कंसर्न कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर खुद इन दोनों एंटिटीज के मालिक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रेवेन्यू मार्केट ड्रिवन डिमांड का नहीं, बल्कि इंटरनल अरेंजमेंट्स का रिजल्ट है। इन्वेस्टर्स के लिए ये रिस्की है, क्योंकि अगर ये रिलेटेड पार्टी सेल्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेट की गई है तो कंपनी का असली ग्रोथ पोटेंशियल क्वेश्चनेबल हो सकता है। ऊपर से रेगुलेटर्स भी ऐसे ट्रांजैक्शंस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर कभी भी फाइनेंशियल मिसरिप्रेजेंटेशन का इशू आया तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस टूट सकता है। मोर ओवर, कंपनी अपने 85 to 90% रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट चाइना से इम्पोर्ट करती है और बाकी लोकली प्रोक्योर किया जाता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले समय में इन रॉ मटेरियल इम्पोर्ट्स पर ड्यूटीज या बैन इम्प्लीमेंट कर ले तो ATC एनर्जीज के बिजनेस पर इसका एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते के SMA IPO कंपनीज का ब्रेकडाउन, जिसमें हमने इनके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश की। हर IPO एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी होते हैं, इसलिए बिना प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें। अपने रिस्क, एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले। ऑल्सो फुल डिस्क्लेमर, इस वीडियो में मेंशन जो भी स्टॉक्स एंड IPOs हैं, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। प्लीज DYOR एंड डू योर ओन रिसर्च। अगर ये एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सवाल या ओपिनियन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ग्रोइंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.